बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वो एक्सरसाइज जो 1.2 है नाइन्थ की, उसके डेफिनेशंस कुछ देखी थी हमने। तो आज की इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 1.2 है उसे बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो मतलब इस सवाल में से जो नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन से हैं। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो 0 हैं, तो इससे पता चला कि ये हमारे पास जो है नल मैट्रिक्स है। उसके बाद ये सारी एंट्रीज़ जो है एक ही रो में लिखी हुई हैं तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद सी मैट्रिक्स है, सी में तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो एक ही कॉलम में लिखी हुई हैं तो ये हमारे पास जो है कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद डी में जो डायगोनल्स हैं ये 1 के इक्वल हैं, तो जब जिसमें 1 के इक्वल डायगोनल होते थे उसमें हमने देखा था कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था। देन ई मैट्रिक्स को हम देखेंगे तो इसमें एक ही एंट्री है जो कि 0 है, तो हम इसे नल मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। उसके बाद एफ़ है, एफ़ में एक ही कॉलम है तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो इसमें हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे दिए गए मैट्रिक्स हैं उनमें से जो है इन कैटेगरीज़ में कौन कौन से आते हैं। तो एंड पे मैंने जो है वो सारे मैट्रिक्स के नाम लिख लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँगा कि दिए गए जो मैट्रिक्स हैं उनमें से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं। तो रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम की इक्वल नहीं होते। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 1 कॉलम है, 2 और 3 रोज़ हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी कैटेगरी में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ रेक्टेंगुलर के सामने मैं जो है वो क्वेश्चन नंबर्स लिख लूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसके बाद 5 और 6, 7 और 9। तो ये जो क्वेश्चन नंबर्स हैं ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमने जो देखना है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ़ रोज जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 3 रोज़ और 3 ही कॉलम्स हैं। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इनके जो हैं क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये 3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 8 जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रो है। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम सारे मैट्रिक्स में अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। तो हम सिर्फ इधर क्वेश्चन नंबर 6 ही लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में की डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये कॉलम मैट्रिक्स में आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 ये हैं कॉलम मैट्रिक्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो 1 हों। तो जिनमें 1 है डायगोनल तो उसमें सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये डायगोनल है, सॉरी आइडेंटिटी है। उसके बाद नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 की इक्वल हों। तो इसमें हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमारे पास जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हल हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है।
ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो इसमें हमने जो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उनकी पहचान करनी है कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एंड पे मैंने लिख दिया है कि जो स्केलर होंगे उनके क्वेश्चन नंबर लिख देना है, फिर यूनिट में जो मैट्रिसेस हैं उनके और जो डायगोनल है उनके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केलर को देखेंगे। तो स्केलर की डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऐसे मैट्रिक्स स्केलर कहलाते हैं जिनके जो डायगोनल्स हैं वो सेम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ए जो है ये भी स्केलर है, उसके बाद बी भी नहीं है, उसके बाद सी जो है, सी मैट्रिक्स जो है वो भी स्केलर है, लेकिन जब इसके डायगोनल्स जो हैं वो 1 हो जाएं तो ये यूनिटी या आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है। तो इसको हम स्केलर में नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ई है, ई में हम अगर देखें तो हम इसको देख सकते हैं कि 5 - 3 जो है अगर हम इसको हल करें तो वो 2 बनेगा। उसके बाद ये 0 इसी तरह आ जाएगा और ये 0 भी इसी तरह आगे आ जाएगा और नेक्स्ट जो 1 + 1 जब हम करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये यहाँ पे भी जो हम डायगोनल दे सकते हैं यहाँ पे सेम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए है, ए और ई ये दोनों स्केलर हैं। तो यहाँ पे हम ए एंड ई लिख देंगे, ए एंड ई जो है वो स्केलर आ जाएंगे। उसके बाद हमने यूनिट देखने हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे सिर्फ एक ही है और वो है सी। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी के सामने या यूनिट के सामने हम लिखेंगे सी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल है। तो डायगोनल की डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल कहलाता है जिसमें जो उसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनमें से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो, 2 भी हो सकते हैं लेकिन एक जो है वो लाजमी तौर पे नॉन ज़ीरो हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए है, इसमें भी जो है नॉन ज़ीरो और बाकी जो सारे एंट्रीज़ हों वो क्या हों, वो ज़ीरो के बराबर हों। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डायगोनल में एक जो है वो नॉन ज़ीरो है तो दूसरा भी है, तो दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर देखें तो नेक्स्ट में भी जो डायगोनल्स हैं उनमें से एक जो है नॉन ज़ीरो है और दूसरा भी इसी तरह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और बाकी जो है वो ज़ीरो हैं। इसी तरह इसमें भी देखें तो इसमें जो डायगोनल्स हैं वो उनमें से एक जो है वो नॉन ज़ीरो हमें चाहिए, दूसरा जो है अगर हो भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और बाकी जो हैं वो 2 वो ज़ीरो हैं। इस तरह इसमें जो है एक नॉन ज़ीरो है डायगोनल्स में से और बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये भी डायगोनल कहलाएगा। उसके बाद इसी तरह जब हम ई को भी सॉल्व करेंगे तो ई के जो डायगोनल्स हैं उनमें से एक नॉन ज़ीरो होगा और दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बाकी 2 जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि जो सारे मैट्रिक्स जो हैं वो डायगोनल कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ए, बी, सी, डी एंड ई आर डायगोनल्स। तो डायगोनल्स में सारे आ जाएंगे, जबकि यूनिट में सिर्फ सी है और स्केलर जो है सिर्फ ई है। तो इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए, बी, सी, डी एंड ई। तो जब हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले से जो एंट्रीज़ किसी मैट्रिक्स में दी हुई होती हैं जस्ट हम उनके जो सिंबल्स हैं वो चेंज कर देते हैं। मतलब अगर कोई पॉजिटिव है तो वो उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर कोई नेगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए जो मैट्रिक्स है वो है 1, 0 एंड -1। तो यहाँ पे जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तो नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव की जो सिंबल है वो लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो प्लस का 1 था उसे हमने माइनस का 1 कर देना है और 0 जो है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको 0 वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव 1 था तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं। तो बी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 3 - 1 2 एंड 1 है। तो जब हम इसका नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन जो बी के साथ है या किसी भी मैट्रिक्स के साथ लगाना लाजमी है। तो उसके बाद हम जब इसका नेगेटिव लेंगे तो जो प्लस का 3 था वो नेगेटिव को हो जाएगा और जो नेगेटिव का 1 था वो प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 2 जो था वो नेगेटिव का हो जाएगा और +1 -1 में चेंज हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 तो सी इज़ इक्वल टू 2, 6 एंड 3, 2 ये सारे पॉजिटिव हैं। तो जस्ट हमने क्या करना है कि इनकी जो साइंस है वो चेंज करने हैं। तो यहाँ पे -2 कर देंगे, +6 है तो -6 हो जाएगा, +3 -3 में तो कन्वर्ट हो जाएगा और जो 2 है वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 डी इज़ इक्वल टू -3, 2, -4 और 5। तो हम जब इसका -d लेंगे तो इसमें हम अगर इसकी साइंस जब चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस के 2
और प्लस का 4 और माइनस के 5 हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ई। तो ई को हम यहीं पे हल कर लेते हैं। तो ई इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5 2 और 3। तो जब हम इसका नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव ई इज़ इक्वल टू हो जाएगा -1 + 5 और -2 और -3। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था उसका हमने जो है सॉल्व कर लिया है, हल करेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी हर एक जो मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। और वो ट्रांसपोज के जब हमने डेफिनेशन देखी तो डेफिनेशन में हमने कहा था कि ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी गेन बाय इंटरचेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में रोज़ हैं तो उनको कॉलम्स में, अगर कॉलम्स हैं तो उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरह हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। देखते हैं कि इन क्वेश्चन को किस तरह हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए। तो ए का जो मैट्रिक्स है उसमें जो एंट्रीज़ हैं 0 1 और -2 हैं। तो हमने देखना है कि ये जो एक कॉलम की शक्ल में है तो इसको हमने एक रो की शक्ल में कन्वर्ट कर देना इस तरह। तो जब हम इसको रो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 और -2। तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो जो इसका नेम होगा मैट्रिक्स का उसके ऊपर आपने एक स्मॉल टी डाल देना। इस तरह ये पता चल जाएगा कि इसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बी इज़ इक्वल टू 5 1 एंड -6। तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक रो की शक्ल में लिखे हुए हैं एंट्रीज़। तो इनको हमें कॉलम्स की शक्ल में चेंज कर देना। तो 5 1 और -6। तो ये इस तरह इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है C इज़ इक्वल टू 1 2 2 -1 एंड 3 0। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें रोज़ जो हैं वो 3 हैं, एक रो 2 रो और ये तीसरी रो। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि जो पहली रो है उसको हम पहले कॉलम में चेंज कर देंगे 1 और 2। इसी तरह दूसरी रो जो है 2 -1 को हम जब कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो 2 -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम 3 0 को जब हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो 3 और 0। तो इस तरह ये सी का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डी। अब डी में जो एंट्रीज़ हैं वो 2 3 और 0 5। तो जब हम पहली रो जो है 2 3 की इसको हम कॉलम की शक्ल में यूँ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, तो इसमें 2 और 3 हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड रो है 0 और 5, जब हम इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे ऊपर से नीचे तो ये 0 और 5 हो जाएगा। नेक्स्ट ई। तो नेक्स्ट हमारे पास ई इज़ इक्वल टू 2 3 -4 और 5। तो इसमें भी 2 रोज़ हैं। तो जब हम इसको कॉलम में लिखेंगे तो पहली जो रो है 2 3 इसको हम कॉलम में लिखेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा वर्टिकल। और जब हम -4 और 5 की जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे तो -4 ऊपर और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है एफ़ इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। तो जब हम 1 2 को कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो 1 2 वर्टिकली इस तरह लिखा जाएगा और 3 4 जो है सेकंड रो उसको हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी हल हो जाता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 1 एंड 2 0। अब वो इस क्वेश्चन के जो है वो 2 पार्ट पूछ रहा है। वो कह रहा है कि ये वेरीफाई करें अगर ए की वैल्यू ये हो और बी की वैल्यू ये हो तो फिर आपने जो वेरीफाई करना है वो क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज अगर लें तो वो इक्वल होता है ए के। इसी तरह आपने ये वेरीफाई करना है कि अगर बी का ट्रांसपोज लें और फिर बी के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल होता है बी के। तो ये आपने वेरीफाई करना है। तो सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर हम 1 करेंगे। इसमें हम देखेंगे ए। अब ए उसने ऊपर क्या दिया हुआ था 1 2 और 0 1। तो यहाँ पे 1 2 और 0 1 हमने ए की वैल्यू लिखी। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है ए का। उसने कहा था कि पहले ए का ट्रांसपोज लेना। ए का ट्रांसपोज हम लेंगे तो ये फर्स्ट जो रो है ये 1 और 2 इस तरह आ जाएगा और जो सेकंड रो है 0 1 तो ये इस तरह आ जाएगा ट्रांसपोज। अब जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये करना है कि ए के ट्रांसपोज का अब दोबारा ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि उसने ये हमें बताया था कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो कुछ यूँ आ जाएगा। इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे तो 1 और 0 और इस रो को जब हम कॉलम में लिखेंगे तो 2 और 1।
तो हम देख सकते हैं कि जो ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ये इक्वल है ए के, यानी यहाँ पे भी 1 2 और 0 1 है और यहाँ पे भी 1 2 और 0 1 है। तो उसने यही बात हमसे पूछी थी कि ये वेरीफाई करें कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम लें तो वो इक्वल हो ए के। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर लिया। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे हेंस वी प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए है। तो यहाँ तक ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हल हो जाता है। उसके बाद उसने सेकंड पोर्शन में पूछा था कि बी के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लें वो इक्वल होता है बी के, ये भी आपने वेरीफाई करना है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे बी की जो उसने वैल्यू हमें बताई थी 1 1 और 2 0। तो हम यहाँ पे जब बी की वैल्यू लिखेंगे 1 1 और 2 0 तो हमने बी का जब ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट जो रो है उसको हम कॉलम में लिखेंगे तो 1 1 आ जाएगा, और जो 2 0 है इसको हम कॉलम में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 0। अब हम बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे। अब ये जो रो है इस रो को हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो 1 2 इस तरह आ जाएगा, और अगर हम 1 0 को वर्टिकली कॉलम में लिखेंगे तो 1 0 इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 1 1 और 2 0 ये बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की वैल्यू है, जबकि बी की वैल्यू भी सेम थी 1 1 और 2 0। तो इससे पता चला कि हमने ये भी प्रूव कर लिया है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने नीचे लिखना है हेंस वी प्रूव दैट बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ तक जो है हमारी ये एक्सरसाइज जो है एंड हो जाती है 1.2। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे आपको उसका आंसर अच्छे से बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो समझ भी आई हो तो आपने ख़ुद भी ये नोट करनी है और अपने दोस्तों को भी ये लाजमी शेयर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।